हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं मनुष्य में भ्रूण विकास की प्रक्रिया को लेकर। इसे पिछले मैंने 2 पार्ट का वीडियो आप लोगों को दिया था इसी टॉपिक पे, जिसमें मैंने विदलन, मोरूला और कोरक पुटिका के बारे में बात की थी। किस तरह से ये तीनों प्रक्रियाओं में जो निषेचित युग्मनज होते हैं, निषेचन की प्रक्रिया के बाद बनते हैं, वो कैसे कैसे धीरे धीरे विकसित होते हैं, उसके बारे में मैंने बताया था। मेरा लास्ट वीडियो ब्लास्टोसिस्ट के बारे में था, जिसपे मैंने बात किया था कि ब्लास्टोसिस्ट की कोशिकाएं, जब मोरूला की कोशिकाएं कोशिका विभाजन की प्रक्रिया करते हुए अपने कोशिका के आकार में वृद्धि करती है, तो वह 32, 64 या 128 कोशिकाओं का समूह बना लेती है, और कोशिकाओं के इस अवस्था को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते थे। अब हम लोगों का इसी टॉपिक से एक अवस्था था आरोपण, जिसमें ब्लास्टोसिस्ट की कोशिकाओं का गर्भाशय की भित्ति से संलग्न कर दिया जाता है, तो उसे हम आरोपण कहते हैं। मतलब कि जब ब्लास्टोसिस्ट की कोशिकाएं बन जाती है, मैंने बताया था कि यह खोखली गेंद की तरह होती है, तो ये कोशिकाएं जब बन जाती है तो बनने के बाद इसका गर्भाशय की भित्ति से संलग्न कर दिया जाता है इसको, और इसी क्रिया को हम आरोपण कहते हैं। यह क्रिया जो होती है वह निषेचन क्रिया के 7वें दिन होती है। निषेचन की क्रिया जब हो जाती है तो 7वें दिन आरोपण की क्रिया भी संपन्न हो जाती है। और जब आरोपण हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट की कोशिकाओं का गर्भाशय भित्ति के अंदर, तो इसमें मैंने बताया था कि मोरूला की कोशिकाओं के बाहर एक स्तर होता था जिसको हम लोग जोना पेलुसिडा के नाम से जानते थे। तो जोना पेलुसिडा का एक बहुत ही मुख्य काम है यहाँ पर कि आरोपण के समय यह जो होता है वह भ्रूण को, जो निषेचित अंडाणु होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट की कोशिकाएं बनती है, उसको गर्भाशय में एक विशेष स्थान पर अंतःरोपित करवाता है, ना कि कहीं पर भी, एक विशेष स्थान पर अंतःरोपित करवाता है। साथ साथ इस समय तक यह ट्रोफोब्लास्ट को सुरक्षित रखता है। अब ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, तो मैंने मोरूला में आपको जिस तरह से बताया था कि इसके बाहर छोटी कोशिकाओं का समूह होता है, अंदर केंद्र की ओर बड़ी कोशिकाएं होती है, तो ठीक उसी तरह से ब्लास्टोसिस्ट में जो होता है वो बाहर बहुत सारी कोशिकाएं होती है, और इसी छोटी कोशिकाओं के स्तर को हम ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो तब तक यह जोना पेलुसिडा जो होता है, जब तक आरोपण नहीं हो जाता है निषेचित अंडाणु यानी ब्लास्टोसिस्ट का, तब तक जोना पेलुसिडा जो होता है वह इसके बाहरी कोशिकाओं को संरक्षित करने का काम करता है। और एक चीज यहाँ पे देखने वाली बात होती है कि जब इसका अंतःरोपण हो जाता है तो इसमें एक चादर जैसी संरचना का निर्माण होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट के बाहर बनता है, जिसे हम लोग अपरा या आंवल के नाम से जानते हैं। यह शिशु को पोषण देने का काम करता है। आगे इसके बारे में थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे हम लोग अभी तुरंत। अब यहाँ है कि ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं तीव्र गति से विभाजित होकर रसांकुर बनाती है। जो ब्लास्टोसिस्ट के कोशिका के बाहर जो छोटी छोटी कोशिकाएं थी, जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कह रहे थे, अब ये जो कोशिकाएं हैं इसमें कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, और ये अंगुलीनुमा संरचनाएं बनाती हैं, जिसे विलाई या रसांकुर के नाम से जानते हैं। यही कोशिका जो होती है ट्रोफोब्लास्ट की, यही कोशिका जो विलाई बनती है, यही गर्भाशय की दीवारों से अंतःरोपित होती है, गर्भाशय की दीवारों में धंस जाती है। अब ये करता क्या है कि जब तक आंवल का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक गर्भाशय की भित्ति से पोषण लेने का काम करता है, पोषक पदार्थों को खींचने का काम करता है। अब यहाँ पे 2 चीज है कि जब ये कोरियन बनते हैं, जब ये विलाई बनता है तो पोषक पदार्थों को खींचने का काम करता है, लेकिन जब धीरे धीरे आंवल का निर्माण होने लगता है तब यह एक जगह एकत्रित हो जाता है, और एक जगह एकत्रित होकर ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर एक स्तर का निर्माण कर देता है, जिसे कोरियन कहते हैं, ठीक ना। और यह कोरियन जो होता है, गर्भाशय और कोरियन के बीच ही अपरा बनता है। गर्भाशय की दीवार जो होती है और कोरियन के बीच ही अपरा का निर्माण होता है। यह अपरा बिल्कुल चादर के समान संरचना होती है, जो
शिशु के चारों ओर लिपटा हुआ रहता है और इसका एक छोर शिशु के नाभि रज्जु से जुड़ा हुआ रहता है, जो इसे पोषक पदार्थ देने के काम करते हैं। माताओं से पोषक पदार्थ इसी संरचना के जरिए शिशु तक पहुंचता है। साथ ही शिशु के शरीर के अंदर बनने वाले जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, इसी संरचना के जरिए शिशु शरीर से बाहर भी निकाला जाता है। अब यहां जो कोरियोनिक कोशिकाएं बनी थी, वो कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के हार्मोन का स्राव करती है, HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का स्राव करती है। यह हार्मोन करता क्या है, तो प्रोजेस्टेरोन के स्राव को नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरोन बनता कहां से है, तो कार्पस ल्यूटियम, अंडाशय का एक भाग होता है कार्पस ल्यूटियम, वहां से बनता है, ठीक ना। प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है वहां से, और इसी को यह हार्मोन नियंत्रित करने का काम करता है। अब देखा जाता है कि जैसे 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 गर्भावस्था की जो अवधि है बढ़ते जाती है, तो जब 16वें सप्ताह तक गर्भावस्था की अवधि पूरी होती है और अपरा पूर्ण तरीके से बनकर तैयार हो जाता है, तब यह खुद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करने लगता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बड़ा ही महत्व होता है। यह हार्मोन जब प्रसव की क्रिया हो रही होती है, प्रेगनेंसी की क्रिया हो रही होती है, उस समय यह काफी सहायक होता है, ठीक है। तो 16वें सप्ताह तक अपरा खुद प्रोजेस्टेरोन का स्राव करने लगता है। अब यहां हम बता रहे थे कि कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है यह, लेकिन नहीं, अब यह जब 16वां सप्ताह आ जाता है तब यह अपरा से स्रावित होने लगता है, और इस स्थिति में जो कार्पस ल्यूटियम होता है यह धीरे धीरे क्या होता है, विघटित होने लगता है। तो इस वीडियो में आपने जाना आरोपण के बारे में, किस तरह से निषेचित अंडाणु ब्लास्टोसिस्ट का रूप लेकर के गर्भाशय भित्ति के अंदर संलग्न होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा आरोपण के बाद की जो प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में। जब आरोपण हो जाता है तो शिशु के शरीर का एक एक अंग धीरे धीरे बनना स्टार्ट होता है, भ्रूण धीरे धीरे विकसित होना शुरू होता है, और एक निश्चित समय के बाद, जैसा कि हम लोग जानते हैं मनुष्य का गर्भकाल 9 माह 10 दिनों का होता है, तो इसके बाद और शिशु जन्म के पूर्व क्या क्या प्रक्रियाएं चलती है, क्या क्या विकास होता है, उसके बारे में हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जब भी नया वीडियो मैं पोस्ट करूं आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।